नमस्कार, देख रहे सभी दर्शकों का युव तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ दर्शकों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि एक दिन हमें सफलता जरूर मिले। दर्शकों, आज के इस युव तरंग अंक में हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे जिन्होंने यूपीएससी से CMSE की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। साथ ही इनका अभी हाल ही में भारतीय रेलवे विभाग में ADMO के पद में चयन हुआ है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर R ज्योति के बारे में। डॉक्टर ज्योति, आपका हमारे कार्यक्रम युव तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की है हमारे साथ साथ पूरे द्वीप समूह के लिए एक गौरव की बात है। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की पीछे की कहानियां। कार्यक्रम शुरू करते हैं। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले आप हमें अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनी बे पोर्ट ब्लेयर से पूरी की है। तो मेरे स्कूल में एजुकेशन तो टॉप लेवल का ही था। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाए, स्टूडेंट काउंसिल में पोस्ट हो जाए, उन सारी चीज़ों को हमारे स्कूल ने बहुत ध्यान में रखा था और हम सारे स्टूडेंट्स को उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी जो मेरे अंदर इनकलकेट हुई है इतने सालों में, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक श्रेय देना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। जो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, प्रिंसिपल हो जाए, टीचर्स हो जाए, काफ़ी अप्रोचेबल फैकल्टी थी, तो हम कभी भी किसी चीज़ के लिए भी उनके पास जा सकते थे। तो अब जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने NCS पोर्ट ब्लेयर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, नोबडी विल से एनीथिंग अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ। टॉप लेवल एजुकेशन प्लस टॉप लेवल कॉन्फिडेंस गेन जो हमने किया है वहाँ से, तो वो बहुत ही, जैसे कि आपने बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल के वक्त आपने और कौन कौन सी फील्ड में हिस्सा लिया था? मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से ही। तो एक एथलेटिक आउटलुक था मेरा। तो मैं बहुत ऐसे जो स्प्रिंट रेसेस होती थी और बैडमिंटन मेरा फेवरेट स्पोर्ट था। तो ऐसी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया था जब मैं स्कूल में थी। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो स्टूडेंट काउंसिल में मुझे हेड गर्ल का पोस्ट भी मिला था। तो ऐसी चीज़ों की वजह से काफ़ी डिफरेंट आउटलुक आया ज़िंदगी में कि बस पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं, बल्कि एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। स्पेशली मेडिकल फील्ड में आने के बाद में मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन कितना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेशेंट से आप जब बात करते हैं तो उस पेशेंट की तकलीफ सुनना, उसी में पेशेंट आधे से ज्यादा ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट की बात सुन पाए। तो पीपल मैनेजमेंट जो होता है, तो वो जो है हमारे टीचर्स से ही हमें मिलता है और हमारी फैमिली से हमें मिलता है। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि स्कूल ने बहुत अच्छा किया है। ये तो रही स्कूल की बात। अब आप हमें उच्च शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने कौन से कॉलेज से आगे की पढ़ाई की? तो स्कूलिंग के बाद में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे थे। नीट UG उसमें से एक एग्जाम था और मैंने JEE एग्जाम भी लिखे थे, JEE एग्जाम, और मैंने IISc बैंगलोर के लिए भी एग्जाम लिखा था। और मेरे स्कूल में करियर काउंसलिंग का एक ऑप्शन होता था 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। तो बच्चों की जो क्वालिटीज़ होती थी, उनके जो इंटरेस्ट होते थे, उसके हिसाब से वो क्या करते थे कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि मतलब कौन से बच्चे को कौन से फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो उसमें मुझे करियर काउंसलिंग में IIT में B डिज़ाइन के कोर्सेज के लिए मुझे वो इंटरेस्ट उन्होंने जगवाया था मेरे अंदर। तो उसके एग्जाम से मैंने लिखे थे, बट जो लास्ट में सिलेक्शन हुआ था नीट UG में हुआ। और उसके बाद मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में मदुरई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में मेरा सिलेक्शन हुआ अंडर MBBS डिग्री। तो मैं उसके लिए फिर मैं मेनलैंड में मैंने प्रोसीड किया था। ये जो नीट के एग्जाम, ये कितना मुश्किल होता है? नीट का एग्जाम काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नीट का कंपटीशन, जैसे आज के अगर आप देखा, मैंने तो 5 साल पहले किया था, और अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर आज मैं इन जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो इतने ज़्यादा मेहनत करके पढ़ रहे हैं, टोटली 720 में 720 भी लाते हैं आजकल बच्चे, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है नीट का एग्जाम। तो पोर्शंस तो 11th-12th के NCERT ही होता है, बट जो लेवल हो चुका है आजकल बच्चों के कंपटीशन का, तो उस वजह से कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है नीट एग्जाम, और उसके वजह से डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता जा रहा है एग्जाम का। डॉक्टर ज्योति, आपकी जो है अभिलाषा क्या थी कि आपको पढ़ लिख कर आगे क्या करना था? वैसे जब मैं छोटी थी तो जब भी मैं जो भी क्लास में थी, मेरी अभिलाषा या तो मेरा जो एम्बिशन आप अगर मुझसे पूछे तो ऐसा था कि मुझे उस क्लास में एक्सेल करना था, क्योंकि मेरे जो पूरी फैमिली है एक बहुत ही अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आती है। तो एकेडमिकली काफ़ी मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट थी, तो उस वजह से मुझे हमेशा एक
प्रॉपर डायरेक्शन में जाना था। तो मैंने ये सोचा नहीं था कभी कि बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स मैंने कुछ रखे थे। हमेशा जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल था, कोई टेस्ट था जो भी था, उसमें अच्छा करना था मुझे। पहले 10th ऐसा हुआ, फिर 12th हुआ, फिर नीट हुआ। तो मेरे ऐसे गोल्स थे मेरे। तो फिर मुझे लगा था कि जहाँ लाइफ हमें ले जाए वहाँ जाके जो भी है करना है। बट मेरी मम्मी की एक बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उनकी वो ख्वाहिश पूरी करनी थी मुझे, तो उस वजह से मैंने इस चीज़ का चुनाव किया। जैसे कि फैमिली की बात आ ही गई है, तो आप ये बताइए कि आपके फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन है और वे क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई है। मेरा भाई जो है, मेरा भाई अभी 12th स्टैंडर्ड में है। तो अभी अगले साल वो भी नीट लिखेगा। जो मैंने जिस चीज़ में मैं गुजरी वो पूरा वो ऐसे वो ट्रैवल कर रहा है। तो वो भी बहुत अच्छा शायद मुझसे इंस्पायर मैं चाहती हूँ कि मुझसे भी अच्छा करे, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे सिबलिंग्स जो हो और मेरे तो वैसे मेरे कजिन्स भी अभी उन्होंने मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया है और एक कजिन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, पढ़ाई कर रही है। तो अभी जो घर में है एकेडमिकली सब लोग बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई के लिए भी यही चाहूँगी। डॉक्टर ज्योति, जैसे कि आपने बताया कि मदुरई से आप पढ़ाई की हैं, तो क्या आपने यहाँ पे एनिम्स में ट्राई नहीं किया? हाँ, तो एक्चुअली नीट के बाद में 3 ऑप्शंस होती है हमारे पास, एक स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग और जो है मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग। तो मैंने जो अप्लाई किया था स्टेट काउंसलिंग एनिम्स के लिए और उसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई किया था। तो एनिम्स में तो सिलेक्शन हुआ था, बट जो साइड बाई साइड ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चल रही थी, जिसका मुझे मेरे पापा ने मुझे बताया था कि इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे। तो उस टाइम तो उतना था नहीं कि मतलब ऐसे बाहर अप्लाई करना है, जाना है। बट मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ से बाहर जाओगी तो इस लाइफ के बारे में जो है सीखोगी। तो मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में मानती हूँ कि मैंने जो भी अचीव किया है मेरे पेरेंट्स की पुश की वजह से अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे पीछे नहीं आने दिया, हमेशा पीछे खड़े रहे मेरे, ताकि मैं आगे जा सकूँ। जब मैं गई मेनलैंड गई थी, तो मेनलैंड जाने के बाद में मेरा जो सिलेक्शन हुआ, प्रोसेस भी काफ़ी ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो किसी चीज़ के लिए आपको इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आफ्टर सिलेक्शन आपको जाना पड़ता है। तो इन पर्सन जो मैं गई थी, जब मेरा नाम आ गया था लिस्ट में, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में जब गई थी, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से हमें सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके मेरा वहाँ पे अगस्त 1 से क्लासेस शुरू हो गई थी। जैसे कि आप जो है मदुरई से अपना पढ़ाई कर रही हैं, तो मदुरई में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया के बारे में हमें बताइए। जी, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू तो मैं गई थी। तो उसमें 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। तो मेरा सिलेक्शन राउंड 2 में हुआ था। उसके बाद एक मॉपअप राउंड जो होता है, जिसमें जो सीट्स बच जाती है वो मॉपअप राउंड में आती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है, मेजर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंडिया में, इंक्लूडिंग एम्स एंड जिपमर जो कॉलेजेस होती हैं, वो सारे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंतर्गत आती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में आपके मेरिट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। तो उसमें मेरा जो है मदुरई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हुई थी। डॉक्टर ज्योति, जैसे कि माता पिता तो अपने बच्चे को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो ऐसे में आपको बाहर भेजना, मतलब क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? तो जब मेरा यहाँ पे एनिम्स में भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेनली ये था सबका कि रिलेटिव्स जो थे मेरे, बहुत जो मतलब डिस्टेंट रिलेटिव्स थे, उन्होंने सबने बोला था कि चलो अच्छा है, यहाँ पे हो गया है, अब यहीं पे रह के पढ़ लेगी तो एक सेफली एक होम एनवायरनमेंट में पढ़ाई हो सकेगी। तो मेरे पापा ने उस चीज़ के लिए बहुत अगेंस्ट उन्होंने जाके सबसे उन्होंने बोल के कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर हो चुका है तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो चाहते थे कि मैंने जब 12 साल यहाँ पे अपने लाइफ स्पेंड कर लिया है, तो उसके बाद मैं आगे जाऊँ और बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करूँ और अपनी लाइफ को उस तरह से देखूँ। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं कौन सी फील्ड में पढ़ाई कर रही हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट था कि मैं कैसे अपना लाइफ आगे लेके जाऊंगी। तो उस चीज को लेके जब मैं बाहर गई, तो फिर मुझे छोटी छोटी चीजें, मुझे कुछ भी नहीं आता था करना, क्योंकि मैंने कभी घर पे तो थी, डे स्कॉलर थी 12 साल, तो मैंने कभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। वहां पे जाके, और वो भी न्यू स्टेट, न्यू पीपल, उनकी भाषा भी अलग थी, तमिल भाषा थी, तो वहां पे जाके मुझे वो फ्लुएंसी भी नहीं थी। तो मैंने वहां पे जाके वो सीखा। जो मेरे फर्स्ट बैच ऑफ फ्रेंड्स थे और मेरे रूममेट्स थे, तो अगर मैं उनसे कुछ पूछती थी तो वो मुझे 50 टाइम्स आंसर करते थे, बट 50 टाइम्स में तमिल में ही आंसर करते थे, ताकि मैं तमिल सीख पाऊँ। तो अगर अभी जब मैं 5 साल पीछे देखूं, तो मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है अपने आप में। तो क्या किया? हाँ, तो वही, जैसे मैंने एक न्यू भाषा सीखी, उनके कल्चर में मैंने अपने आप को मिक्स किया है। और मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कभी वो भाषा नहीं सीख पाती, तो मैं उतना अच्छे से पेशेंट से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाती, उतने अच्छे से कभी वो सब्जेक्ट को समझ भी नहीं पाती। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी पर्सनल अचीवमेंट है। तो अभी आप तमिल बोल लेती हैं? जी, अभी मैं बहुत फ्लुएंटली बोल लेती हूँ। जैसे कि डॉक्टर ज्योति, आप जो है यूपीएससी से
CMSE की परीक्षा को पास किया है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि ये किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है, कितना मुश्किल होता है, इसके लिए आपने किस तरह से तैयारियां की हैं, ये बताइए हमें। जी, सो जब मैं अप्रैल में अपने घर आई थी फाइनल ईयर के एग्जाम्स लिख के, तो मेरे पापा ने मुझे नोटिफिकेशन शेयर किया था व्हाट्सएप में। तो मैंने कहा ये तो क्या है, अभी हम एग्जाम लिख के आए, तो अभी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था किसी और एग्जाम को लिखने का। तो उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में इसकी बातें शुरू हुई, तो हम सबने साथ में अप्लाई किया था उसके लिए। तो हर साल मार्च अप्रैल टाइम में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि ऑल इंडिया में कितने पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के अंडर CGHS कैडर, रेलवे कैडर एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैडर। तो 3 कैडर होते हैं इसमें। तो उसके अंदर में हमें ग्रेड 1 गेस्टेड मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो उसके अंदर तो फिर मैंने जब अप्लाई किया था, तो हमने अप्रैल में अप्लाई कर दिया था। फिर मई में मेरा रिजल्ट आ गया, और इसी साल में अप्रैल में अप्लाई किया था, और मई में मेरा रिजल्ट आ गया, और मैं चली गई वापस मदुरई अपने इंटर्नशिप करने के लिए। तो तब उन्होंने एग्जाम कुछ भी अनाउंस किया नहीं था। तो रिटन एग्जाम जो हुआ अनाउंस हुआ 14 जुलाई को। तो मेरा सर्जरी पोस्टिंग था, फर्स्ट जो पोस्टिंग, सर्जरी पोस्टिंग जो होती है इंटर्नशिप की बहुत ही ज्यादा हार्ड पोस्टिंग होती है, और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग वही था। तो मेरा काफी टाइम उसी में निकल जाता था, पढ़ाई कर नहीं पाती थी उतना। 36 to 48 आवर्स की ड्यूटी लगती थी। तो उस टाइम में ऐसे एक एग्जाम को अप्रोच करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट सिंस जो सिलेबस था वो फाइनल ईयर का सब सिलेबस था, और मैं थोड़ा टच में थी बिकॉज अभी मैंने एग्जाम्स लिखा था, तो थोड़ा हेल्पफुल था वो। तो अभी जिस दिन मेरा एग्जाम था, वो बेसिकली एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और एक होता है इंटरव्यू, और तीसरा जो होता है, तो जो मतलब इंटरव्यू के बाद जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो रिटन जो होता है वो प्रिलिमिनरी होता है, मतलब इसी में काफी पॉपुलेशन वो बाद में वो एलिमिनेट करके बाकी थोड़े से कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे अभी इस बार में 800 समथिंग पोस्ट थे, तो उसके लिए बहुत सारे लैक्स में पीपल ने अप्लाई किया था। तो मेरा खुद का रोल नंबर ही कुछ 40 लैक्स में कुछ था ऑल ओवर इंडिया में। तो फिर मुझे मेरा सेंटर मदुरई ही मिल गया था। मैंने अप्लाई मदुरई के लिए किया था, मुझे मेरा सेंटर मदुरई मिल गया था। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स थे। तो एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे को द्वीप समूह से इस एग्जाम को लिखना है, तो क्या सेंटर यहाँ पे? हाँ, पोर्ट ब्लेयर में सेंटर अवेलेबल था, लेकिन तब मैं मदुरई में होने वाली थी, तो मैंने मदुरई पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, तो यहाँ पे बच्चे जो है, अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं यहीं पे लिख लेती, तो दैट इज नॉट एन इशू। यूपीएससी बहुत लीनियंट है इस चीज को सबको लेकर, काफी अप्रोचेबल है हर जगह। उसके बाद में फिर जब रिटन एग्जाम हुआ था, तो 2 फेजेस में होता है रिटन एग्जाम भी, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आता है हमारा मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक, गायनेकोलॉजी एंड सर्जरी का जो पेपर होता है। तो तब मैं सर्जरी पोस्टिंग में ही थी, तो मेरे काफी एक्सपीरियंस की वजह से, मेरे जो एक 1.5-2 मंथ्स का एक्सपीरियंस था मेरे सर्जरी पोस्टिंग में, वो मुझे बहुत हेल्प हुआ अप्रोच द पेपर। क्योंकि यूपीएससी CMS का जो मेन होता है कि कोई भी चीजें वो बहुत थियोरेटिकली नहीं पूछते, बहुत ही क्लिनिकल बेस्ड एप्लीकेशन होता है। जैसे नीट PG का हमारा पेपर होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ही, मतलब अगर आपने पेशेंट को देखा है उस चीज में, उस डिजीज पेशेंट को देखा है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वो क्वेश्चन अप्रोच करना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो है, बट देन यू विल एबल टू रूल आउट की कौन सा आंसर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो वो फर्स्ट पेपर तो काफी अच्छा गया, तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी आफ्टर द फर्स्ट पेपर। फिर सेकंड पेपर जो था वो था पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी मेडिसिन का। कम्युनिटी मेडिसिन जो है 3rd ईयर MBBS सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली थोड़ा सा वास्ट होता है, इजी होता है बट वास्ट होता है, और इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस आते हैं, और मेरी मैथ्स तो मुझे पता है थोड़ी सी स्टार्टिंग से थोड़ी सी गड़बड़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई सेकंड पेपर में। एक्चुअली जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स में जिन्होंने सबने अटेम्प्ट किया, सबने कहा था कि सेकंड पेपर थोड़ा हार्ड था। तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब लगा कि शायद हो या ना हो, क्योंकि इतने बच्चों ने लिखा है तो क्या पता ना हो, बट क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा ज्यादा अच्छा था। तो मुझे होप्स थी कि शायद हो जाए। तो उन्होंने, फिर मैं अपने इंटर्नशिप में बिजी हो गई, फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, जब आएगा हम देख लेंगे। फिर इंटर्नशिप में मैं अपना बिजी हो गया। फिर मैं ऑर्थो पोस्टिंग्स में तो हम वापस रूम भी नहीं आते थे, वहीं पे रह जाते थे, ऐसी पोस्टिंग्स थी हमारी। फिर जब रिजल्ट आया 10 दिन में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था 30 जुलाई को। जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा रोल नंबर सिलेक्टेड है फॉर इंटरव्यू, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मैं अगर बताऊं आपको तो जितनी खुशी मुझे फाइनल रिजल्ट के बाद हुई है ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई थी, क्योंकि रिटर्न निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में वो कम पॉपुलेशन जो है रिटर्न सेलेक्ट होती है। और इंटर्नशिप में भी थी, मैं इंटर्नशिप में भी थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रिटर्न कैसा गया है, बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए वो। उसके बाद में फिर 2 महीने का टाइम था हमारे पास में, उन्होंने एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज और CMSE सबके लिए कॉमन होता है। मतलब तो हमें उसमें अपने 7 to 8 पेजेस का डिटेल भरना होता है कि हमने बचपन से कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज में जो भी हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, हमारे पुलिस वेरिफिकेशन के डिटेल्स जो है, सारी चीजें भरनी पड़ती है। सारी चीजें ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी भरने के बाद में तो हमें 1 महीने का टाइम देते हैं भरने के लिए। वो होने के बाद में वो सारी फॉर्म्स वो चेक करने के बाद में फिर एक लिस्ट निकालते हैं कि
कैंडिडेट का किस दिन में इंटरव्यू होगा। तो मेरा इंटरव्यू जो था 30 अक्टूबर को था, तो उसमें मेरा आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था। तो उसके लिए हमें जाना था यूपीएससी भवन दिल्ली। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इस लेवल का एग्जाम मैं इस टाइम में कर पाऊंगी मुझे नहीं पता था। तो फिर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत कवर किया, मेरे ड्यूटीज को कवर किया, तो उस वजह से मैं जा पाई, क्योंकि दोस्तों का बहुत साथ रहा, क्योंकि नहीं तो मेरे अपनी ड्यूटीज में कवर नहीं कर पाती। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने मेरे लिए बहुत कवर किया। मैं नाइट ड्यूटीज देखी उन्होंने वो 5 दिन के लिए, जब मैं गई थी अपने इंटरव्यू करने के लिए। तो उन्होंने मेरे पापा जो पोर्ट ब्लेयर से आए थे और मैं मदुरई से गई थी, वहां पे गए और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू के लिए सभी कैंडिडेट्स को वहीं पे आना पड़ता है, वहीं पे इंटरव्यू होता है, और जो वो देते हैं वही उसी डेट पे इंटरव्यू होती है। तो मेरा 30 अक्टूबर को आफ्टरनून सेशन था, जैसे मैंने कहा आपको। तो आफ्टरनून सेशन में हम गए और मेरा इंटरव्यू जो था 30 to 45 मिनट्स चला। तो उसी के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि एक सीनियर IAS ऑफिसर थे मेरे इंटरव्यू में, और हमारे जो मेडिसिन के फैकल्टीज होते हैं, सर्जरी मेडिसिन और उसके फैकल्टीज थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ईजी अप्रोच था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे वो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनका आंसर दे रही हूँ। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था। मुझे पता चला ही नहीं कि कब 30 to 45 मिनट्स हो गए, क्योंकि मैंने वॉच भी नहीं पहना था। तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि सब बस हो गए, शाम के 5 बज गए थे और सारा इंटरव्यू सब खत्म हुआ। तो बहुत ही एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था। उस टाइम मुझे नहीं था कि मुझे मिलना है ये जॉब, मुझे था कि बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोगों का होता नहीं है, तो मेरी ये आशा नहीं थी कि मुझे जॉब चाहिए। मेरा ये था कि मैं इतने दूर तक आई, वे भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ज्योति, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? तो मैं जैसे जाके बैठी तो उन्होंने पहले मेरे फॉर्म में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो देख ही लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हो आप? तो मैंने कहा जी है, मैं वहीं से हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बताओ कि अगर आपको पोस्टिंग अंडमान निकोबार में मिल जाती है तो आप वहाँ पे जाओगे? तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही होंगी अगर मुझे वहाँ मिल गया। तो ऐसी चीजें उन्होंने अप्रोच की मुझे। और फिर मेरी मेडिसिन फैकल्टी और सर्जरी फैकल्टी ने मुझे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे थे, और वो भी जो मैं बोल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो मुझे वो क्यों पसंद है, और मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, पीजी क्या बनना चाहती हूँ, ऐसी चीजें उन्होंने बहुत पूछी मुझसे। तो बहुत ही एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, नॉट एक्चुअली एन इंटरव्यू। डॉक्टर ज्योति, हमारी जो है सफलता के पीछे, हर एक व्यक्ति के सफलता के पीछे माता पिता का तो साथ होता ही है, तो ऐसे में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका थी, स्पेशली अगर मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि हम हार्डवर्क तो करते ही है लाइफ में, हर एक छात्र हार्डवर्क तो करता ही है, लेकिन वो एल्डर्स और वो जो शिक्षकों की जो ब्लेसिंग होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे जो शिक्षक है वो बहुत ही मतलब अकेडमिकली फोकस्ड ही नहीं, बट बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की डेवलपमेंट में फोकस किया था उन्होंने। तो जैसे मैंने तो 12 साल उसी स्कूल में निकाले, तो शिक्षक मुझे जानते थे, तो उन्होंने मेरा पूरा डेवलपमेंट देखा है बचपन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। तो आज भी जब मैं वापस जाती हूँ अपने स्कूल जब कभी विजिट करने के लिए, तो मुझे देख के वो बहुत खुश होते हैं, मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है। तो अभी भी मैं बोलूंगी मेरा जो मेरा सक्सेस है लाइफ में, जो भी मैंने अचीव किया है और जो भी मैं अचीव करने वाली हूँ लाइफ में, उसका बहुत बड़ा जो है श्रेय मैं अपने शिक्षकों को देना चाहूंगी। ज्योति, जो कि वर्तमान समय में जो है हर एक क्षेत्र में जो है नेट की बहुत अहम भूमिका है, तो आप जब नीट की तैयारी वगैरह कर रही थी तो हमारे द्वीपों में तो नेट से थोड़ी असुविधा थी, तो इसमें आपको कितनी परेशानियां आई हैं, इस पर बताइए। तो एक्चुअली जब मैंने 12th लिखा था तो 2019 की बात है, तो तब तो कोरोना वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो प्री कोरोना पीरियड अगर मैं बताऊं तो वैसा था। तो तब हमें नेट की एक्चुअली जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि हम जाते थे इन पर्सन, अपने कोचिंग क्लास जाते थे, वहां पे हमें खुद नोट्स लेते थे और खुद हम अपने हार्ड कॉपी नोट्स बनाते थे। यही जब ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना पीरियड आया, जो मेरे सिबलिंग्स और मेरे जो कजिन्स है जिन्होंने 12th तक की पढ़ाई की है, तो मैंने उनको देखा कि उनको कितनी डिफिकल्टीज आई थी। बल्कि स्कूल बहुत ट्राई करता था कि मतलब बहुत ही लाइव सेशंस बनाए, बहुत इंटरेक्टिव बनाए, बट फिर भी एक स्क्रीन के थ्रू पढ़ना और एक टीचर के थ्रू पढ़ना बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जब, और मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने कब स्क्रीन से पहली बार पढ़ाई की, तो वो कॉलेज जाने के बाद में जब हमारे लेक्चर्स हो जाते थे, हम वापस आते थे, तो हम बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं ताकि हम पीजी प्रिपरेशन कर सके। तो उन ऐप्स के थ्रू हम वीडियो लेक्चर्स पढ़ते हैं और हम अपने उसमें एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो वो मेरे लिए काफी, तब मुझे पता चला कि मेरे सिबलिंग्स को कितनी डिफिकल्टीज आई होंगी, क्योंकि वो रिटेन करने में मुश्किल होती है, और वो उस चीज को अपने आप की मतलब एक रूटीन बनाना कि डेली आपको बैठ के इतनी देर आपको देखना है वो वीडियो, इतनी देर बैठ के आपको सॉल्व करना है, तो एक ही जगह पे बैठ के करना है वो। तो क्योंकि आपको कोई चेक करने वाला है नहीं कि आप वो कर रहे हो कि नहीं, तो देयर इज नो सेल्फ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट, बट वो इनकलकेट करना, क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन, जो अभी आपके पास अवेलेबल है उसी चीज का फुल यूटिलाइजेशन करो, वही तो इम्पोर्टेंट। आपने जो है मदुरई से पढ़ाई की है, तो यहाँ से द्वीप समूह से आप वहाँ पर जब मुख्य भूमि पर जब गई, तो वहाँ का रहन सहन, भाषा, सभी
सब कुछ जो है यहाँ से बहुत अलग है। तो आपको किस प्रकार की कठिनाई आई और क्या आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने आपकी मदद की? जी, मेरे जैसे मुझे याद है अभी भी जब मैं गई थी तो मैंने जैसे कहा कि हॉस्टल में काफ़ी रूल्स होते हैं। जब भी हम जाते हैं एक जगह में तो हर एक हॉस्टल और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना रूल होता है, टाइमिंग होती है फॉलो करने का, ड्रेस कोड होता है। तो हमारे यहाँ से तो जैसे हम घर से जाते हैं तो हमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं कि मतलब हम घर से जाएंगे तो हम ऐसे फ्री रहेंगे, बट वहाँ जाने के बाद बहुत अलग चीज़ें थी। और जैसे लोग वहाँ पे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते, जैसे हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया अपने कल्चर में और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि मेरे सारी चीज़ अलग थी। मतलब जैसे नॉर्मली तो हम यहाँ पे एक मिक्सचर में ही रहते हैं, अंडमान में सारी तरह के लोग एक मिनी इंडिया जैसे ही रहते हैं, बट फिर भी एक जगह जाना जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन रहती है तो वो बहुत डिफिकल्टी होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि मदुरई जो है बहुत एक एथनिकली सेंटर्ड प्लेस इन तमिलनाडु है, जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं बहुत डीपली रूटेड इन देयर कल्चर होते हैं। तो वहाँ के लोगों को उन्होंने जो मुझे एक्सेप्ट किया, उसके बाद में मुझे कॉलेज काउंसिल में भी काफ़ी पोस्ट में अपॉइंट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही वेलकमिंग था मेरे लिए वो जगह। तो बेसिकली मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जाने के लिए, क्योंकि मदुरई मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉलेज है साउथ इंडिया में। वो 60s जो अर्ली 60s में जब इंडिया में कॉलेजेस बन रहे थे तब ये कॉलेज डेवलप हुआ था। तो इतना पुराना जो कॉलेज है जो 60-70 ईयर्स डेटेड बैक है, उसमें इतने पुराने प्रोफेसर्स, तो उनसे एक नॉलेज गेन करना, उनसे क्लासेस सुनना, तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे गुड डिसीजन जो है कि मैंने वो कॉलेज का जो है सिलेक्शन किया। डॉक्टर ज्योति, आप हमें ये बताइए कि जो लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो मुख्य भूमि पर हैं या फिर आगे नौकरी के लिए या पढ़ाई के चलते वहाँ पर जाना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जी, एक्चुअली मैं बिफोर आई टॉक टू द यूथ मैं चाहती हूँ कि मैं पेरेंट्स से बोलूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं लाइफ में। जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया नहीं होता तो मैं बाहर कॉलेज नहीं जा पाती, और इतना जो मैंने अचीव किया है आज, जैसे मैंने कहा ये एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मेरे पापा की वजह से ही मुझे पता चला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली ये चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व ज़्यादा हो और उनको पता चले कि बच्चों की क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में ही जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा बस डॉक्टर बने या बस इंजीनियर बने। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैंने ही 5-6 एग्जाम्स लिखे थे और वो भी सारे मेरे पापा के ढूंढने पर कि कौन से एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन कितने तरीके के होते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, IIT में अलग और कौन से कोर्सेज होते हैं। तो जो भी आपके बच्चे की इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप आगे लेके जाओ और उस फील्ड में आप 100% देने की कोशिश करो। मेन स्ट्रीम में जाना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेन स्ट्रीम भी अभी सैचुरेट होने लगा है, तो मेन स्ट्रीम भी थोड़े टाइम में साइड लाइन बन जाएगा। तो बेसिकली है। और एज फॉर गर्ल्स अगर मैं बोलना चाहूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि आगे जाके फैमिली तो हम साथ में हमेशा रहेंगे ही, लेकिन आफ्टर वी क्रिएट अ फैमिली या जो भी है आगे जाके जो भी लाइफ में होता है उसमें बहुत ज़रूरी है कि वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम खुद की केयर करने के लिए, बाकी किसी का हो ना हो, खुद का अपना देखने के लिए हमारे पास इनफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डिपेंडेंसी आए और किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम कोई जेंडर रोल्स नहीं है हमारी सोसाइटी में, जो हम डिफाइन करते हैं वही रोल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हिसाब से जितना हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज है, उसका 100% यूटिलाइजेशन करें। मेरा अगला सवाल भी यही है आपसे कि वर्तमान समय में जो है लड़कियों को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए? ये मैंने वही जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज अगर मुझे कुछ लेना है, मुझे अपने लिए कुछ लेना है, तो मुझे किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े कि मुझे किसी से 10 बार पूछना ना पड़े, मुझे किसी से ये नहीं पूछना पड़े कि मतलब अगर मैं करूंगी तो इसके बस क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिपरकशंस होंगे उस चीज़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, ये इवन फॉर एनी स्टूडेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके यू आर ओनली देयर फॉर योर सेल्फ। फैमिली तो हमेशा साथ होगी, सारे लोग हमेशा साथ होंगे, लेकिन जो अपने आप को जो हमें निभाना है वो हमें खुद ही निभाना है। जैसे कि आपका जो है UG हो चुका है, अब आगे आप इस फील्ड में कौन से फील्ड में स्पेशलिस्ट करना चाहेंगे आप? जी, जैसे अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, तो मेरी अभी सर्जरी इंटर्नशिप और OG की इंटर्नशिप हो चुकी है, तो मैं सर्जरी फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ अभी, लेकिन मेरी अभी मेडिसिन पोस्टिंग तो बाकी है, तो मैंने अभी आधी इंटर्नशिप तो देखी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जब मैं पूरा एक बार देख लूँ तो मेरी डिसीजन और ज़्यादा इजी हो जाएंगी। अभी जैसे मेरा ADMO में सिलेक्शन हो गया है, तो आफ्टर सम टाइम जब सर्विस करने के बाद में, क्योंकि मुझे पब्लिक सर्विस में थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे पढ़ाई की उसका कोई यूटिलाइजेशन हो, तो उस करने के बाद में 2-3 साल के बाद में आई विल ट्राई टू परस्यू माई PG। तो डॉक्टर ज्योति, ये जो पढ़ाई है और इंटर्नशिप 2 अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप बताइए। जी,
जी, पढ़ाई जो होती है टोटली जो है बुक ओरिएंटेड होती है। जैसे हमारे कॉलेज में तो क्लिनिकल्स होते हैं, सारे कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में क्योंकि पेशेंट टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो हमें डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ आवर MBBS। लेकिन इंटर्नशिप जो होता है, आप एक डॉक्टर की तरह वहाँ पे काम करते हैं, तो आपको पेशेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने को मिलता है। तो आपके बीच में पेशेंट और आपके बीच में और कोई होता नहीं है, आप डायरेक्टली पेशेंट से डील करते हैं और सारी चीजें फर्स्ट एड से लेकर जो इमरजेंसी मैन्यूअर्स है वो सारे आप करते हैं। तो इंटर्नशिप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। जो और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेरे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं आधी चीजें आंसर कर पाई, क्योंकि वो जो इन हैंड एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर अ डॉक्टर। इनफैक्ट एवरी फील्ड में, अगर आप टीचर से भी पूछ लो तो कॉलेज में पढ़ना और बच्चों को पढ़ाने में कितना डिफरेंस होता है, वैसे ही चीज है, वैसे ही है। तो डॉक्टर ज्योति, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी युवा, जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तो बेसिकली मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी फन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैंने ये श्योर किया है कि मैं किसी चीज़ को मिस आउट ना करूं, क्योंकि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है आजकल हम सबको होता है कि हमने बस पढ़ाई करते रह गए और हमने और कुछ नहीं किया। तो मैंने ऐसा कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं है लाइफ में। बस ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमने एक गोल सेट किया है तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, बहुत बड़े गोल्स मत रखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसके वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो जैसे मेरे गोल्स थे, छोटे छोटे गोल, पहले रिटर्न था, फिर इंटरव्यू था, तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखे थे मैंने डायरेक्टली UPSC ऑफिसर बनना है मैंने नहीं सोचा था। मेरा था कि मैं रिटर्न क्लियर करके देखती हूँ हो जाता है कि नहीं। तो मैं वही कह रही हूँ कि हमेशा एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो अचीव करना लाइफ में वो हम ही कर सकते हैं अचीव। हमें लोग पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बट लास्ट में बैठ के वो जो पढ़ाई करनी है, और वो जो पढ़ाई नहीं, इनफैक्ट एनीथिंग जो भी अचीव करना लाइफ में, जो भी गोल्स होते हैं, उसके सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट तो हम अपना से कर ही लेंगे, लेकिन वो तब आएगा जब हम एक सेल्फ डिसिप्लिन अंदर में इनकलकेट करेंगे। तो मेरे लिए वही है कि मेरा जो मंत्रा है, जैसे आप बोलते हैं कि हम जो सुबह उठ के एक बार अपने आप को बोलते हैं, तो मेरा जो है आई एम इनफ, कि हम एक बार अपने लिए इनफ है, और हम जो करते हैं वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। डेली बेसिस जो सर्वाइवल होता है हमारा, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, तो हर दिन इज़ अ न्यू डे फॉर अस, एक न्यू ड्यूटी, न्यू चैलेंज होता है। तो उसमें आई एम इनफ वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उस वजह से मुझे लगता है कि अब मेरे अंदर जो डिसिप्लिन आ गया है कि मतलब कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए एक फोकस प्लान जो है वो आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में लाना चाहिए, डिसिप्लिन, ताकि वो चीज़ को फॉलो करके वो अपनी चीज़ जो चाहिए वो अचीव कर पाए। डॉक्टर ज्योति, हमारा पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और अपनी जो सफलता की जो खट्टी मीठी अनुभवों और यादों को हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर ज्योति ने आज अपनी जो भी कहानियाँ हमारे साथ साझा किया है, इनसे बहुत सारी लोगों को प्रेरणा मिली होंगी। तो युव तरंग के अगले अंक में एक नए अतिथि के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।